हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाउस ऑफ सस्टेनेबिलिटी। माय नेम इज़ प्रियंका और आज का जो हमारा कोर्स है, ये कोर्स का नाम है ESG 101, विच इज़ इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस 101। ये कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव बहुत ही क्लियर है। सबसे पहले मेरा एम है व्हाट, विच इज़ व्हाट इज़ इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, देन हाउ इज इन्फो यूज टू असेस रिस्क रिवॉर्ड एंड मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस। मतलब ये इंफॉर्मेशन कैसे मैनेजमेंट का इफ़ेक्टिवनेस को असेस करती है, कैसे रिस्क को कैलकुलेट करती है, अपॉर्चुनिटी को कैलकुलेट करती है। देन हाउ डू स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस कॉरपोरेट एक्शन। ये पूरे कैलकुलेशन में कैसे स्टेक होल्डर जो है उनकी एक्सपेक्टेशन इन्फ्लुएंस हो रही है, स्टेक होल्डर कौन है और उनकी एक्सपेक्टेशन क्यों इस पूरी प्रोसेस में इन्फ्लुएंस हो रही है। एंड देन व्हाट आर द की कंसिडरेशन फॉर कॉरपोरेट और इन्वेस्टर्स। मतलब जब हम ESG की बात करते हैं तो हमारा कॉरपोरेशन या इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट दिस कोर्स इज एम टू प्रिपेयर यू विद द नॉलेज नीडेड टू रिस्पॉन्ड टू ESG इंक्वायरीज एंड लेवरेज दिस इंफॉर्मेशन टू कंडक्ट मोर इफेक्टिव ड्यू डिलीजेंस एंड मेक बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये जो कोर्स है ये आपके लिए इसलिए लाया गया है ताकि आपको ESG इश्यूज़ के बारे में, ESG इंक्वायरीज़ के बारे में ज़्यादा डिटेल में नॉलेज हो और आप इस इंफॉर्मेशन को ड्यू डिलिजेंस के लिए या बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बनाने के लिए यूज़ कर सकें। ये कोर्स का जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हैं एक्सप्लेन व्हाट ESG इज़ एंड इट्स रेलेवेंस टू मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि ESG क्या है और इसका यूज़ हम कैसे कर रहे हैं। बेसिकली हाउ इज़ इट रेलेवेंट टू मेक फाइनेंशियल डिसीजन, कैसे ये फाइनेंशियल डिसीजन से कनेक्टेड है और इसका रेलेवेंस क्या है। देन डिस्क्राइब की इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इशूज़। इसके बाद हम आपको बताने वाले हैं कि इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस पिलर में एग्जैक्टली आता क्या है। एक्सप्लेन हाउ स्टेक होल्डर इन्फ्लुएंस कॉरपोरेट ESG परफॉर्मेंस। स्टेक होल्डर का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है, स्टेक होल्डर कैसे इस पिक्चर में आ रहे हैं ESG के और वो कैसे ESG परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं कॉरपोरेट की, ये पता चलेगा आपको। देन एनालाइज ESG रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज़। ESG के रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ क्या होते हैं, इसको कैसे एनालाइज करते हैं। देन एसेस ESG कंपनीज परफॉर्मेंस यूजिंग पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन। किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को हम ESG इश्यूज पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उनके जस्ट पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन से। एंड देन ट्रांसलेट ESG इंफॉर्मेशन टू बिजनेस इंटेलिजेंस। और उसके बाद उस कंपनी की ESG इंफॉर्मेशन से हम एक बिजनेस इंटेलिजेंस तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये है इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव। सो इन नट एंड शेल ये कोर्स के बाद आपको ये पता चलेगा कि ESG क्या होता है, ESG इश्यूज क्या होते हैं। जब लोग ये आपसे बोलें कि ESG ये ESG ऐसे है, ESG वैसे है, तो बेसिकली ESG कुछ नहीं बट एक इश्यूज हैं किसी भी कंपनी के जिन्हें सॉल्व करके वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं उनकी तरफ बढ़ सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या जो भी मैनेजमेंट या लीडरशिप है वो कंपनी का ठीक हो सकता है, बेटर हो सकता है, इवन बेस्ट हो सकता है। और हम वो सारे गोल्स को धीरे धीरे अचीव करके फाइनली एक सस्टेनेबल कॉरपोरेशन बना सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट इज़ ESG। तो ESG जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया, ESG इश्यूज होते हैं, वो किसी भी कंपनी के खुद के रिलेटेबल इश्यूज होते हैं जो ESG पैरामीटर पे आते हैं या ESG पिलर्स पे आते हैं। मेरे लास्ट लेक्चर में आई हैव ऑलरेडी क्लियर्ड कि ESG पिलर्स में क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, बट स्टिल वी आर गोइंग टू सी इट इन डिटेल कि क्या है ESG पैरामीटर्स। तो सबसे पहले ESG स्टैंड्स फॉर इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस। तो इफ विल टॉक अबाउट इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट क्राइटेरिया एड्रेसेस अ कंपनीज ऑपरेशंस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इन्वायरमेंटल स्टूवर्डशिप। सो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कंपनी के क्या क्या हैं, वो उनके ऑपरेशन से क्या क्या इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं और उन उस कंपनी की क्या प्लानिंग है उस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को मिटिगेट करने की, सॉल्व करने की, क्या मैनेजमेंट सिस्टम है उनके पास जिसके थ्रू वो इन्वायरमेंटल रिस्क को मिटिगेट कर रहे हैं। अब वो इन्वायरमेंटल रिस्क क्या हो सकते हैं। इन्वायरमेंटल रिस्क जैसे कि एनर्जी,
इन्वायरमेंटल रिस्क जैसे कि वेस्ट, वाटर, बायोडाइवर्सिटी, जीएचजी एमिशन कैलकुलेशन जिसे हम स्कोप 1, 2, 3 बोलते हैं, या उनके पास क्या मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू ये इस पूरी प्रोसेस को, अपने पूरे इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया को वो बेसिकली कैलकुलेट कर पा रहे हैं, वैलिडेट कर पा रहे हैं एंड देन सॉल्व कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें एनर्जी की, तो क्या जो भी वो एनर्जी ले रहे हैं वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है या रिन्यूएबल एनर्जी है। अगर वो रिन्यूएबल एनर्जी ले रहे हैं तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के लिए उनके पास क्या क्या प्लान्स हैं, उनकी क्या अप्रोच है, उनके पास क्या गोल्स हैं कि वो कब तक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की टूवर्ड्स स्विच करेंगे। ये सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर किसी और चीज़ की बात करें तो क्लाइमेट चेंज या जीएचजी एमिशन, तो अगर हम जीएचजी एमिशन विच इज़ ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन, जीएचजी एमिशन के पिलर्स देखें तो जीएचजी एमिशन में फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी एक्स अमाउंट ऑफ जीएचजी एमिट कर रही है तो उनके क्या गोल्स हैं, उनके क्या टारगेट हैं, उनके पास क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या प्रोसीजर्स हैं, ओवरऑल क्या सिस्टम है जिसके थ्रू वो अपने वो एमिशन कम करने की एक अप्रोच रख रहे हैं, उनके पास क्या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म गोल है जिसके थ्रू उनका वो इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया जो है या इन्वायरमेंटल रिस्क जो है वो मिटिगेट होगा। ये सारी बातों, ये सारे इश्यूज के बारे में जब हम बात करते हैं किसी भी कॉरपोरेट या कंपनी की, तो उसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल पिलर। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल पिलर की सारी इंफॉर्मेशन जो कंपनी होती है वो अपनी एक रिपोर्ट में डिस्क्लोज करती है, जिस रिपोर्ट को हम सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी बोलते हैं, या कुछ कंपनी क्या करती है इंटीग्रेटेड रिपोर्ट को डिस्क्लोज करती है विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनुअल रिपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट। इन शॉर्ट वो इन इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करते हैं। तो हमें इससे ये पता चलता है कि वो कंपनी इन्वायरमेंटल रिस्क के टुवर्ड्स कितना काम कर रही है। वो कंपनी फर्स्ट ऑफ ऑल कितना वेस्ट जनरेट कर रही है, कितना वाटर कंज्यूम कर रही है, कितना एनर्जी कंज्यूम कर रही है, कितना एमिशन क्रिएट कर रही है, वो क्या किसी बायोडाइवर्सिटी एरिया में प्लांट या वो जो भी कंपनी है वो बिल्ड हुई है। ये सारी चीज़ों के बारे में कंपनी एक इंफॉर्मेशन अपनी डिस्क्लोज करती है जिसके थ्रू हम ये एक अंदाज़ा लगा सकते हैं या हम एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हैं कि वेदर दिस कंपनी इज़ वर्थ इन्वेस्टिंग और नॉट, कि ये कंपनी जो है उस पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एक्स कंपनी है जो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेस्ट जनरेट कर रही है, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ से वाटर कंज्यूम कर रही है जो बहुत ज़्यादा है, और दैट टू उनकी कंपनी एक वाटर स्कार्स एरिया में है जहाँ पर वाटर की कमी है, और वो तब भी बहुत ज़्यादा वाटर कंज्यूम करते हैं क्योंकि उनका प्रोडक्शन ही वैसा है, या वो बहुत ज़्यादा वेस्ट जनरेट करते हैं, या वो बहुत ज़्यादा रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का जो कंजम्पशन है वो बहुत ही ज़्यादा कर रहे हैं, और उसके अगेंस्ट वो कुछ भी कार्बन को न्यूट्रल करने के लिए वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। एंड देन एक कंपनी बी है जो हर साल ये ट्राई कर रही है कि उनके एमिशंस, उनका कार्बन फुटप्रिंट, उनका वेस्ट जनरेशन ये सब रिड्यूस होता जाए। तो उससे इन्वेस्टर्स को एक आइडिया लगता है कि उन्हें किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है और किस में नहीं। तो हर कोई चाहेगा कि वो कंपनी बी में इन्वेस्ट करे क्योंकि वो अपने इन्वायरमेंटल इश्यूज पे काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया। ओके, now moving forward, social criteria. So basically social criteria refers to how a company manages relationship with and creates value for a stakeholder. स्टेक होल्डर क्या होता है, कौन कौन लोग स्टेक होल्डर की अम्ब्रेला में आते हैं, कितने इंटरनल स्टेक होल्डर होते हैं, कितने एक्सटर्नल स्टेक होल्डर होते हैं, एक डिटेल वीडियो इसका सेपरेट बनेगा। लेकिन अगर अभी इन नट एंड शेल इफ़ आई टेल यू, तो स्टेक होल्डर वो लोग होते हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस से इफ़ेक्ट होते हैं, जिनका कुछ तो इन्वेस्टमेंट होता है उस कंपनी में या किसी तरह वो कंपनी से कनेक्टेड होते हैं, जिससे अगर कंपनी की ग्रोथ रुक गई तो उनके ऊपर एक डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, उन्हें बोलते हैं स्टेक होल्डर। तो सोशल क्राइटेरिया वो होता है जिसमें
कंपनी अपने बारे में ये डिस्क्लोज कर रही है या अपने उन इश्यूज के बारे में बात कर रही है जिसमें वो ये बताएंगे कि वो बेसिकली स्टेक होल्डर से कैसे रिलेशनशिप को मैनेज करते हैं और कैसे उनके लिए एक वैल्यू क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे एक स्टेक होल्डर्स में से अमंग ऑल द स्टेक होल्डर्स एक स्टेक होल्डर होता है एम्प्लॉय। ठीक है, तो जैसे एम्प्लॉय के लिए कंपनी क्या कर रही है, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए कंपनी क्या कर रही है, क्या हम अपने एम्प्लॉयज़ की वेलबींग के लिए काम कर रहे हैं, तो कंपनी ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करती है। क्या हम उन्हें पेरेंटल लीव्स देते हैं, क्या हम उन्हें पैटर्निटी मैटरनिटी लीव देते हैं, क्या हम उन हमने उनके लिए बहुत सारे बेनिफिट जैसे उनके पेंशन प्लान या उनका ट्रांजिशन असिस्टेंस प्रोग्राम या ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिसमें डाइवर्सिटी आती है, इंक्लूजन आता है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन आता है, एम्प्लॉय रिटेंशन आता है, उनका एट्रिशन रेट आप चेक कर सकते हैं, एम्प्लॉय के टूवर्ड्स उनका उनका एटीट्यूड आप इसी इन सारे पैरामीटर से जज कर सकते हैं कि क्या कंपनी को फ़र्क पड़ता है कि उनके एम्प्लॉय रिटेन हो रहे हैं या नहीं। अगर अगर उनके बहुत सारे एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या वो ये चेक करते हैं कि उनके पास कोई फीडबैक सिस्टम है, कोई इवैल्यूएशन प्रोसेस है, जिससे वो ये चेक कर सकें कि उनके एम्प्लॉय क्यों कंपनी छोड़ के जा रहे हैं? और फिर क्या वो उन सारे पैरामीटर्स जो उनको पता चलते हैं या जो फीडबैक हैं जो उनके पास आते हैं, क्या वो उस पे काम करते हैं? क्या वो इस चीज़ की एक अप्रोच बनाते हैं, एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं जिसके थ्रू वो अपने एम्प्लॉय के रिटेंशन रेट को बढ़ाने की कोशिश करते हैं? क्या कंपनी एम्प्लॉय के वेलबींग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में ध्यान देती है? क्या वो लेबर प्रैक्टिसेस ह्यूमन राइट्स को फॉलो करती है? क्या वो पेरेंटिंग लीव दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? अगर दे रहे हैं तो कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो पेरेंटिंग लीव लेने के बाद वापस आते हैं, और कितने, और अगर जो नहीं आ रहे हैं उनसे क्या वो फीडबैक लेते हैं? एक इवैल्यूएशन प्रोसेस है। ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये आता है सोशल पिलर के अंदर, जिससे हमें ये पता चलता है कि कंपनी जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कैसा रिलेशनशिप मैनेज कर रही है। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे हिसाब से ये क्राइटेरिया जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इसके जो इश्यूज़ हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ये मेरा परसेप्शन है, इट इज़ माय थेरी, कि अगर किसी भी कंपनी का गवर्नेंस पिलर अच्छा होगा तो ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट और सोशल अच्छा हो जाएगा। तो coming to governance criteria refers to company's leadership, management philosophy, practices, policies, internal controls and shareholder rights. तो गवर्नेंस क्राइटेरिया वो है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कंपनी के जो भी लीडर हैं उनका मैनेजमेंट स्किल कैसा है, वो कैसे मैनेज करते हैं, वो मैनेजर हैं या लीडर हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये डिफरेंस समझना कि मैनेजर और लीडर क्या होता है। वो बॉस हैं या वो कुछ लीड करना चाहते हैं, ठीक है। उनके पास कोई पॉलिसीज़ हैं क्या, कुछ फिलॉसफीज़ हैं क्या, उनका पीपल मैनेजमेंट कैसा है, उनका लीडरशिप स्किल्स कैसा है, वो क्या प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, क्या उन्होंने कोई इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बना रखा है, क्या वो ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्या उन्हें इस चीज़ का फ़र्क पड़ता है कि यस इन्वायरमेंट और सोशल पैरामीटर्स पे काम होना चाहिए, क्या वो ये सोचते हैं कि हाँ ये सारी चीज़ों पे काम करेंगे तभी कंपनी एट द एंड ग्रो करेगी, क्या डू दे हैव एनी ओवरसाइट। ये सारी चीज़ों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं गवर्नेंस क्राइटेरिया में। यहाँ पर हम बात करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, उनकी लीडरशिप क्वालिटीज़ की, उनकी मैनेजमेंट क्वालिटीज़ की, उनकी फ़िलॉसफी क्या है, उन क्या प्रैक्टिसेस हैं, क्या पॉलिसीज़ हैं। देयर आर एन नंबर ऑफ पॉलिसीज़ जिनको जिनको बनाया जा सकता है या जिनको फॉलो किया जा सकता है टू सॉल्व ऑल द इश्यूज़। ठीक, देन एट द एंड कोई भी पॉलिसी बनाने से हमें मेरा कोई भी प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा। तो उस पॉलिसी को बेसिकली कैसे फॉलो करना है, उसका गाइडलाइंस क्या है, उसका फीडबैक क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में क्या गवर्नेंस जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये सारी चीज़ों के बारे में सोच सके, ये सब जो आता है ये आता है गवर्नेंस क्राइटेरिया में। तो बेसिकली इन शॉर्ट क्या हो गया, ईएसजी हमारे वो इश्यूज हैं जो कंपनी के एनवायरनमेंट सोशल और गवर्नेंस क्राइटेरिया को डिफाइन करते हैं, उनके इश्यूज को डिफाइन करते हैं और कैसे हम उन इश्यूज को सॉल्व करके एट द एंड सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स को अचीव कर सकते हैं। इट इज़ ये पूरा जो पूरा
जो चीज़ है ये इसे बोलते हैं ESG, विच इज़ एनवायरनमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, जो कि अभी बहुत ही बज़ वर्ड है राइट नाउ। बहुत सारे जॉब वैकेंसीज़ इसी के अराउंड ही क्रिएट होते रहते हैं। तो इस अभी ESG एग्ज़ैक्टली तो हो क्या रहा है? फाइनली व्हाट? So ESG is used as a framework to assess how a company manages risk and opportunities that shifting market and non-market conditions create. These shifts include changes to various things which I'll come later. तो basically ESG कैसा है? ESG को हम एक framework की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट करके एक रिपोर्ट होती है विच इज़ लाइक एनुअल रिपोर्ट। तो एनुअल रिपोर्ट क्या होती है? एनुअल रिपोर्ट में कोई भी कंपनी अपना फाइनेंशियल जो भी पैरामीटर्स हैं उनको डिस्क्लोज करती है, उनके जो भी फाइनेंशियल डिटेल्स हैं उसको वो डिस्क्लोज करती है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट में वो अपने नॉन फाइनेंशियल जो भी पैरामीटर्स हैं उनको डिस्क्लोज करते हैं। तो मोस्टली नॉन फाइनेंशियल पैरामीटर्स में ESG इश्यूज ही होते हैं जो कंपनी डिस्क्लोज कर रही है नाउ डेज, विच इज़ नॉट अ मैंडेटरी, जो कि मैंडेटरी नहीं है, लेकिन लोग वॉलंटियरली कर रहे हैं ताकि वो एक ओपन प्लेस पे, एक ओपन पब्लिक प्लेस पे, पब्लिक डोमेन पे अपने ESG इश्यूज़ के बारे में बात कर सकें और ये बता सकें कि वो कैसे उसे मिटिगेट कर रहे हैं, सो दैट एट द एंड वो एक अच्छा रैंक उन्हें मिल सके, एक अच्छा स्कोर मिल सके, या उनके कुछ तो गोल्स और टारगेट्स होंगे फॉर अ 5 ईयर प्लान और 10 ईयर प्लान, जिसके थ्रू वो वॉलेंटियरली अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को बेसिकली पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज करते हैं। अभी इस रिपोर्ट में हम क्या करते हैं या वो कंपनी क्या करती है, अपने ESG इश्यूज़ के बारे में बात कर रही होती है, जो बहुत सारे फ्रेमवर्क्स पे बेस्ड होती है जिन्हें ESG के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वो फ्रेमवर्क्स में है GRI, SASB, NGRBC, UNGC, UNSDGs, और एक होता है TCFD। TCFD फ्रेमवर्क, ये सारे फ्रेमवर्क्स के बारे में एक सेपरेट सेपरेट कोर्स बनेगा, लेकिन TCFD के बारे में बात करते हैं अभी। तो TCFD वो फ्रेमवर्क है जो ये बताता है कि कैसे क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसकी वजह से बिजनेसेस को क्या रिस्क हो सकता है या बिजनेसेस के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकती हैं। तो बेसिकली इट इज़ लाइक अ इनवर्ट प्रोसेस कि क्लाइमेट चेंज जो है वो बिजनेस के ऊपर क्या इफ़ेक्ट क्रिएट करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव, वो कैलकुलेट करना कंपनी का काम है। लेकिन वो क्या इम्पैक्ट क्रिएट करेगा, ये जो चीज़ होती है, इस चीज़ को बोलते हैं, या इस चीज़ों के बारे में जो हम डिस्क्लोज़र देते हैं वो होता है TCFD। ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क होते हैं जिनका यूज़ करके हम अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट को बेसिकली पब्लिक डोमेन में डिस्क्लोज़ कर सकते हैं। ESG भी उसी तरीके का एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू हम ये, या कोई भी कंपनी ये असेस कर सकती है कि वो अपने रिस्क या अपॉर्चुनिटीज़ को कैसे मैनेज कर रही है, मोस्टली तब जब मार्केट शिफ्ट होने लगता है। यानी कि जब कोई भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोविड आ गया तो लोगों की तो कंपनीज के बहुत सारे रिस्क, किसी किसी कंपनीज के लिए बहुत सारे रिस्क क्रिएट हो गए, किसी किसी कंपनीज के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑन टॉप ऑफ माय हेड, जब ये कोविड आया तो फॉर एग्जांपल हेल्थ सेक्टर के लिए कोविड में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ थे जो उन्होंने कैलकुलेट भी किए होंगे अपने लिए। उनके उन बहुत सारे कंपनीज़ ने बहुत सारा पैसा कमाया क्योंकि वो वैक्सीन बना रहे थे, या बहुत सारे मेडिकल इश्यूज़ को क्लियर करने के लिए या सॉल्व करने के लिए उनके पास सॉल्यूशंस थे। तो वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्योंकि उनके पास था, तो मेडिकल या हेल्थ कंपनी जो होती हैं उनके लिए कोविड एक अपॉर्चुनिटी भी थी। ऑन द अदर हैंड, जैसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, उनके लिए एक रिस्क था क्योंकि अब उनके एम्प्लॉयज़ आ नहीं सकते और वर्क फ्रॉम होम का अपॉर्चुनिटी है नहीं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, तो बहुत सारे छोटे छोटे इंडस्ट्री बंद हो गए। इस तरीके का जो एक शिफ्ट होता है, मार्केट शिफ्ट बोलो या कोई भी चीज़, अचानक से जब कोई एक बदलाव आता है और उस बदलाव की वजह से तुम्हारे कंपनी में क्या रिस्क या अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ों का असेसमेंट करना जो होता है वो हम करते हैं ESG इश्यूज़ के बेसिस पे, यानी कि इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक सिस्टम के बेसिस पे। तो इसीलिए तो ऐसे बोलते हैं कि ESG कोई मोरल
मोरल एजेंडा या कोई वैल्यूज़ के बारे में नहीं है। ईएसजी इज़ नॉट अबाउट वैल्यूज़, ईएसजी इज़ अबाउट द एबिलिटी टू क्रिएट एंड सस्टेन लॉन्ग टर्म वैल्यू इन अ रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड। यानी हर वक्त बदलता हुआ जो ये हमारा वर्ल्ड है, कभी भी कोई भी किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से में सस्टेन करने के लिए जो लॉन्ग टर्म प्लान है या जो एक एबिलिटी क्रिएट की जाती है, वो एक ईएसजी के थ्रू क्रिएट की जा सकती है, जिससे हम अब जो भी रिस्क और अपॉर्चुनिटीज़ इन चेंजेस से आएंगे उनको मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं ये ईएसजी के थ्रू हम बेसिकली पढ़ते हैं या ईएसजी के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। नाउ कमिंग टू हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ ईएसजी। ईएसजी इतना बज़ वर्ड है अभी, everyone is talking about ESG issues, ESG risk, ESG opportunities, ESG score, ESG investing। लेकिन ये सब आया कहाँ से? तो सबसे पहले व्हेन इन 80s यानी 1980s में हम लोग बात कर रहे थे इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी की, विच इज़ ईएचएस। हम ईएचएस के बारे में जब बात करते थे तो वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा जो मेन एम होता था, विच इज़ जो अभी भी है पिक्चर में, विच इज़ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, जहाँ पर हम बात करते थे इन्वायरमेंट के बारे में, हेल्थ के बारे में और सेफ्टी के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो इन्वायरमेंटल हेल्थ एंड सेफ्टी कहीं न कहीं हमारा गवर्नेंस पिलर को क्लियर नहीं करता। हमारे गवर्नेंस इश्यूज़ के बारे में यहाँ पे कोई बात ही नहीं हो रही है। लेकिन उसके बाद 1990 तक सस्टेनेबिलिटी टर्म जो है वो पिक्चर में आने लगा। पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, व्हाट सस्टेनेबिलिटी इज़, और कैसे हम अभी की जो चीज़ें हैं उनको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ ना करें या किसी भी चीज़ का ओवर यूज़ या मिस यूज़ ना करें, ताकि फ्यूचर जनरेशन की नीड्स भी जो है वो कंप्लाई हो सके। एंड देन पीपल स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट लेटर इन 2010 में स्टार्टेड अबाउट दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि अब वो कॉर्पोरेट की टूवर्ड्स सोसाइटी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन अगेन यहाँ पर भी गवर्नेंस पिलर जो है वो नहीं आ रहा था। एंड बैक देन इन 1990s व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी को मोस्टली लोग इन्वायरमेंट से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। आप जब भी कोई सस्टेनेबिलिटी वर्ड बोलता है तो लोगों को लगता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट इन्वायरमेंट का इशू जो है वो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड है। जबकि सस्टेनेबिलिटी का एक बेसिक डेफिनेशन जो है वो ये है कि कोई भी चीज़ को ओवर यूज़ या मिस यूज़ ना करो इन प्रेजेंट टाइम, ताकि फ्यूचर जनरेशन को उस चीज़ के लिए प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन हमारी ही होगी। अगर हम आज के टाइम पे पूरा पानी को मिसयूज़ करेंगे, वाटर टैप में वाटर खुला छोड़ दिया है, पानी से गाड़ियाँ धुल रहे हैं, यानी वाटर का अगर हम ओवर यूज़ या मिसयूज़ करेंगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास पीने का भी पानी नहीं रहेगा। तो ये जो चीज़ है, ये अभी हमने जैसे आपको एग्जांपल दिया, वो एक इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। लेकिन ये जो सस्टेनेबिलिटी है ये सबसे रिलेटेड है। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम आज किसी भी एम्प्लॉय के टैलेंट को यूज़ ही नहीं करेंगे, या हम उस एम्प्लॉय को वैल्यू क्रिएट करके नहीं देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, वो छोड़ेंगे और फिर वो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हम उस कंपनी का और पैसा खर्च होगा, क्योंकि किसी भी एम्प्लॉय का वापस से इंटरव्यू कराने और वो पूरी प्रोसेस में दे इन्वेस्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी, जो उससे ज़्यादा होता है जब एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं। तो उनके रिटेंशन के लिए क्या काम कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी। बट ओवरऑल जब हम सस्टेनेबिलिटी वर्ड बोलते हैं तो हमारे दिमाग में जो पहला पिक्चर आता है वो आता है एनवायरनमेंट। उसी तरीके से जब हम सीएसआर की बात करें तो सीएसआर में भी हम वी वर टॉकिंग अबाउट कि कैसे कॉरपोरेट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स सोसाइटी। तो उस बेसिस पे पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स लोकल कम्युनिटीज़ का एजुकेशन, उनका हेल्थ, वो लोकल कम्युनिटीज़ को हेल्प करने लगे। और वो सारी एक्टिविटी जो है वो सीएसआर के अंडर में आ गई। बट देन अभी बिकॉज ऑफ दिस मच क्लाइमेट इशूज, जब ये एसडीजी गोल्स पिक्चर्स में आए तो 2020 तक अभी जो ये ईएसजी हो गया है, विच इज इन्वायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस, ये एक बजवर्ड बन चुका है। अब लोगों को इस सब के बारे में बात करना है। नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड कि एक्चुअली सिर्फ इन्वायरमेंट या सोशल पॉइंट ऑफ व्यू को या सोशल इश्यूज को सॉल्व करके हमारा हमारा फाइनली सोल्यूशन नहीं निकलेगा, या हम सस्टेनेबिलिटी नहीं अचीव कर पाएंगे। हमें गवर्नेंस पे भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी का हायर मैनेजमेंट, कोई भी कंपनी का अपर मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर वो ही नहीं चाहते हैं
कि कंपनी जो है वो सोशली रिस्पॉन्सिबल हो या कंपनी जो है वो इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल हो, तो हम कभी भी वो चीज़ें अचीव ही नहीं कर पाएंगे। तब अब जाके इन 2020 हमारे पास जो ये ESG है वो एक वर्ड आया। तो दिस इज व्हाट हिस्ट्री एंड एवोल्यूशन ऑफ ESG इज। एंड इफ यू टॉक अबाउट ESG ग्रोथ टुवर्ड्स मेन स्ट्रीम, तो क्या है इसमें? तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है मटीरियलिटी, एक होता है ट्रांसपेरेंसी और एक होता है रेगुलेशन। सो व्हाट इज मटीरियलिटी? मटीरियलिटी सबसे पहले तो कि क्या होता है, वो इश्यूज जो इम्पॉर्टेंट है फॉर स्टेक होल्डर्स या इम्पॉर्टेंट है फॉर कंपनी, उसे हम बोलते हैं मटीरियल। तो वो कोई भी इश्यूज हो सकते हैं, किसी भी पिलर के हो सकते हैं, बट जितने ये एक आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस होती है, जैसे मटीरियलिटी असेसमेंट बोलते हैं, इसका भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा, जिसमें जो स्टेक होल्डर होते हैं वो अपने इश्यूज जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट हैं उनके बारे में बताते हैं, और कंपनी वो लिस्ट आउट करती है जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद फाइनली उसका एक मैट्रिक्स तैयार होता है। तो मटीरियलिटी क्या है कि ESG इज इन्फ्लुएंस ऑन इन्वेस्टर रिस्क एंड रिटर्न। मटीरियलिटी मतलब ESG का क्या इन्फ्लुएंस है जो भी इन्वेस्टर है उसके रिस्क और रिटर्न पर। ट्रांसपेरेंसी मतलब जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी बेसिकली उतना मतलब बेसिकली जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी कि कोई कैसे अपना मनी इन्वेस्ट कर रहा है, उतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। तो हेंस जो ये ESG है, जितना ज़्यादा हम ESG पे ग्रोथ करेंगे उतना ज़्यादा हम ग्रोथ की टुवर्ड्स बढ़ेंगे बेसिकली। देन रेगुलेशन, जैसे कि अगर हम नेशनल और इंटरनेशनल थ्रेट्स जो हैं अगर हम उनको एड्रेस करना शुरू करें और उनके रिगार्डिंग सोल्यूशन को बिल्ड करना शुरू करें तो भी हमारा ग्रोथ होगा। तो बेसिकली मटीरियलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड रेगुलेशंस आर द मेन टर्म विच कैन लीड अस टुवर्ड्स ग्रोथ, जो हमें बेसिकली ग्रोथ की टुवर्ड्स ले जा सकते हैं। अभी कुछ वर्ड्स हैं विच इज़ लाइक बहुत ज़्यादा पिक्चर में रहते हैं, जैसे ESG या सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग, SRI या इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग और ग्रीन बॉन्ड्स। ये क्या होते हैं? तो सबसे पहले SRI विच इज़ सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। सोशली इन रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग बेसिकली वो होती है जिसमें हमारा जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ऐसे स्क्रीन होता है जैसे कि जिसका जो बेसिकली ग्राउंड होता है वो एक एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। जब हम एथिकली किसी चीज़ में इन्वेस्ट या तो कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। ओके, सोशली रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टिंग। तो वो एथिकल ग्राउंड क्या हो सकते हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल टोबैको के बिजनेस में कुछ लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहेंगे, इवन इफ वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, वहाँ पर रिटर्न बहुत ज़्यादा है, जस्ट बिकॉज वो एथिकली करेक्ट नहीं है, क्योंकि टोबैको जो है वो एट द एंड उसका जो बिजनेस है वो कितना भी ग्रो कर ले, बट एट द एंड वो पीपल को हार्म कर रहा है। तो इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होते हैं उसे बोलते हैं SRI। देन है इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट। इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब ये होता है कि इस तरीके के इन्वेस्टमेंट का कोई भी एक सोशल या इन्वायरमेंटल पॉजिटिव आउटकम आएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मॉनेटरीली कोई भी रिफंड हो या मॉनेटरी कोई भी रिटर्न हो। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई इम्पैक्ट क्रिएट होगा इस इन्वेस्टमेंट से, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो पैसों के टर्म्स में हो या फाइनेंस के टर्म्स में हो। तो इसके जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं विच आर दैट आर लाइक पॉजिटिव सोशल एंड इन्वायरमेंटल आउटकम बट नॉट नेसेसरी शेयर होल्डर रिटर्न्स। इसमें क्या होगा कि हम एक ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ पर इम्पैक्ट, तो बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें एक्चुअली में पैसे का इतना नहीं होता है कि उनको इतना रिटर्न चाहिए, लेकिन अगर वो कोई वो ऐसी कंपनी है जिससे सोशल और इन्वायरमेंटल आउटकम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो वो फिर भी इन्वेस्ट करते हैं। दैट इज़ नोन एज इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग। देन ग्रीन बॉन्ड्स, ये वो बॉन्ड्स हैं जो ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं या वो प्रोजेक्ट के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जो क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल पे काम करते हैं। तो जो भी क्लाइमेट चेंज या इन्वायरमेंटल इश्यूज में के जो प्रोजेक्ट होते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए जो बॉन्ड बनाए गए हैं उन्हें ग्रीन बॉन्ड बोलते हैं। अभी तो ब्लू बॉन्ड भी आने लगे हैं, इन सब का भी एक सेपरेट वीडियो बनेगा। देन कमिंग टू ESG, ऑफ कोर्स ESG वो है जो हमें रिस्क और अपॉर्चुनिटी का जो भी मैनेजमेंट है या जो भी एनालिसिस है या सिनेरियो का जो भी एनालिसिस है उसका मेजरमेंट करके देता है। तो ESG इन्वेस्टमेंट क्या हो गया कि किसी भी कंपनी का इन्वायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस के रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, उनके
जो भी पिलर की तरफ जो भी उनका एटीट्यूड है, जो उन्होंने फाइनली किसी रिपोर्ट में डिस्क्लोज किया है, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट करना है इस ईएसजी और ईएसजी इन्वेस्टमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे कि वाई इज इट इम्पॉर्टेंट, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉर्पोरेट रेपुटेशन। अगर आप ईएसजी इश्यूज पे काम करते हो तो आप अपना जो भी कस्टमर और इन्वेस्टर्स हैं उनके एक्विजिशंस को इन्हेंस कर सकते हो। एक रेपुटेशन बढ़ेगी कॉर्पोरेट की अगर आपका ईएसजी स्कोर है। फॉर एग्जांपल अगर आप सीडीपी डीजेएसई स्कोर की तरफ बढ़ते हैं तो फाइनली आपका स्कोर अच्छा होगा तो लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट ज़्यादा करेंगे। सो इन शॉर्ट, वो लोग जो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो एसडी पिलर्स पे अच्छे से काम कर रही है, जो एसडीजी गोल्स के तरफ कुछ अप्रोच रखती है, कुछ लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म गोल्स रखती है, उससे कंपनी का ही रेपुटेशन बढ़ता है। तो ऑफ कोर्स अगर आप ये सारे ईएसजी मैटर्स को, ईएसजी इश्यूज को डिस्क्लोज कर रहे हो विद फुल ट्रांसपेरेंसी, तो आपका एक रेपुटेशन बढ़ेगा। देन नेक्स्ट इज रिस्क रिडक्शन। ऑफ कोर्स अगर आप अपने ईएसजी इश्यूज को डिस्क्लोज कर रहे हो, इसका मतलब आप उस ईएसजी इश्यूज के बारे में कुछ तो ओवरसाइट रखता है आपका मैनेजमेंट, आप उनके बारे में बात कर रहे हो, देयर इज अ कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर इट, एंड ऑल्सो आप उन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे हो, उनकी एनालिसिस कर रहे हो और देन उन्हें डिस्क्लोज कर रहे हो। ये पूरी प्रोसेस इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड दिस होल प्रोसेस गिव्स यू एन आइडिया कि आपकी कंपनी इन सारे इश्यूज पे कैसे काम कर रही है। फॉर एग्जांपल दिस ईयर आपने जो एनर्जी खरीदा वो पूरा का पूरा एनर्जी, जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो रिन्यूएबल एनर्जी थी, कोल बेस्ड एनर्जी थी। एंड देन आपने ये टारगेट बनाया कि नेक्स्ट ईयर एटलीस्ट मिनिमम 10% आप नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी सोलार, विंड, कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी आप खरीदोगे। तो ये जो आपकी अप्रोच है ये आपको तभी पता चलेगी जब आप इन इश्यूज पे काम करोगे। आप ये प्लान तभी बना सकते हो कि नहीं, मुझे कोल बेस से स्विच होना है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ, विच इज़ लाइक सोलार या विंड पावर की तरफ मुझे स्विच करना चाहिए या कंपनी को स्विच करना चाहिए। ये आइडिया आपको तभी आएगा जब आप इन पैरामीटर्स पे ऑलरेडी काम कर रहे होगे, सोच रहे होगे, इनकी एनालिसिस कर रहे होगे, इनको मॉनिटर कर रहे होगे। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप ये अपने ईएसजी पैरामीटर्स पे आप मतलब कोई भी कंपनी इस ईएसजी पैरामीटर्स पे काम करके अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकती है। वो ये पता कर सकती है कि क्लाइमेट एक्शन से या क्लाइमेट चेंज से उनकी कंपनी पे क्या क्या रिस्क हो सकते हैं और वो अभी से ही उनको मिटिगेट करने के लिए सॉल्यूशंस ढूंढ सकती है। देन अपॉर्चुनिटी मैनेजमेंट। अगर आपका सोशल पिलर बहुत स्ट्रांग होगा तो आपके साथ ज़्यादा लोग जुड़ना चाहेंगे, जो आपका एम्प्लॉय रिटेंशन रेट बहुत अच्छा होगा, आपके वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होगी क्योंकि आपको पीपल मैनेजमेंट आता है। तो ईएसजी पिलर आपको हेल्प करेगा ये सॉल्व करने में या ये बेसिकली मॉनिटर करने में कि आपका एम्प्लॉय के टूवर्ड्स कैसा बेसिकली बिहेवियर है या आपकी कंपनी एम्प्लॉय की तरफ कैसे काम कर रही है। और उसके बेसिस पे उस फीडबैक, जो भी आप फीडबैक लेंगे उसके बेसिस पे इवन आप अपने वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इवन एक स्टडी है जिसके अकॉर्डिंग लोग एक बार कम सैलरी में काम करने को रेडी हो जाते हैं अगर सिर्फ वहाँ वो जो वर्क कल्चर है वो बहुत अच्छा हो। तो वो वर्क कल्चर के लिए बहुत सारे लोग रुक जाते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपका वर्कफोर्स का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा एग्जांपल टॉप ऑफ माय माइंड की, अभी वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे लोगों ने जिन जो सर्विसेज उनकी वर्क फ्रॉम होम चल सकती है या तो उन्हें परमानेंट वर्क फ्रॉम होम दे दिया है और या तो फिर उन्होंने हाइब्रिड कर दिया है ताकि लोग 2 दिन या 3 दिन ऑफिस आएँ और बचे हुए 2-3 दिन वो घर से काम करें। इससे उनको अपने फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, उनको उनका मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग भी अच्छा रहेगा और कंपनी के टूवर्ड्स उनकी एक लॉयल्टी बढ़ेगी। उन्हें दे विल फील कि हाँ, कंपनी उनके बारे में सोचती है। तो इससे एट द एंड उनकी प्रोडक्टिविटी ही बढ़ेगी। So this is opportunity management. Then culture and intrinsic values, which is identification of new market and customers, products, services, revenue streams. तो basically अगर आप ये सारे pillars पे काम करोगे, ESG issues पे काम करोगे, तो कोई भी कंपनी
ये पता कर सकती है कि क्या मार्केट ट्रेंड आने वाला है, कैसे कस्टमर कौन से कस्टमर को टारगेट करना है, कैसे प्रोडक्ट को टारगेट करना है, कैसे सर्विस को टारगेट करना है, कैसे रेवेन्यू जनरेट करना है, क्या-क्या रिस्क अभी आगे आएँगे या क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट होंगी। तो ये जो कल्चर और इंट्रिंसिक वैल्यू है ये बढ़ेगा इससे, ईएसजी पैरामीटर से। एट द एंड आई फील कि अगर आप ईएसजी पैरामीटर्स पे काम करके अपना सस्टेनेबल रिपोर्टिंग यानी अपना नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को अगर आप डिस्क्लोज कर रहे हो, तो उससे एक बहुत ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक लोगों को ये लगता है कि ठीक है, ऑफ कोर्स अगर ट्रांसपेरेंसी है तो फुल ट्रांसपेरेंट है, तो लोगों को हर इन्वेस्टर को ये लगेगा कि ठीक है, इनका ये है और एटलीस्ट यू हैव अ अप्रोच टुवर्ड्स इट। तो उनको ये समझ में आता है कि यस, ये जो कंपनी है ये सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स की तरफ काम कर रही है। और अभी अभी इवन दो अभी ये इतना ही है, लेकिन इनकी एक अप्रोच है, इनके शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स हैं और उनके गोल्स के अकॉर्डिंग वो नेट ज़ीरो पर जाना चाहते हैं। या जस्ट अ एग्जांपल कि वो नेट ज़ीरो पे जाना चाहते हैं या वो जीरो वेस्ट पे जाना चाहते हैं, जीरो प्लास्टिक पे जाना चाहते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, उनके वर्कफोर्स में विमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ों से जो इन्वेस्टर होते हैं, आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियली एट द एंड हर इंसान बिज़नेस पैसों के लिए कर रहा है, तो अग फाइनेंशियली भी एट द एंड वो आपको ही सपोर्ट करने वाला है। ये इश्यूज़ इस तरीके से ही बनाए गए हैं कि ये एक साइकिल ही है। आप इन जैसे-जैसे इन इश्यूज़ पे काम करोगे, आप सोशली मोरली या बेसिकली सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप ग्रो करोगे ही। एंड आप क्लाइमेट चेंज से आपकी कंपनी पे क्या रिस्क हो सकते हैं, उनको कैसे आप अपॉर्च्युनिटीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो, आपको ये भी पता चलेगा और इससे आप फॉर अ लॉन्ग रन आपकी कंपनी जो है वो सस्टेन कर सकती है। इसके बाद बात करते हैं अगर, तो ईएसजी फैक्टर्स क्या हैं, विच इज़ एनवायरमेंटल इश्यूज, सोशल इश्यूज एंड गवर्नेंस इश्यूज, और इन इश्यूज के बारे में बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में बताएं। ये जो पूरा कोर्स है विच इज़ ESG 101, इसका नोट्स जो है वो आपको मिल सकता है, इसके नोट्स भी हैं। वो उस अगर किसी को इसके नोट्स चाहिए तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके जो रेफरेंसेस हैं, ये पूरा कोर्स कहाँ से लिया है, कौन कौन से रेफरेंसेस हैं, वो एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको बता दिए जाएंगे। तो इन केस इफ़ यू वांट टू explore more things about ESG and this course, you can explore through those references। वो references को follow करके आप इस कोर्स के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हमारे नेक्स्ट क्लास में विल टॉक अबाउट environmental issues, social issues एंड governance issues। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।